नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जंग लगातार तीखी होती जा रही है। सवाल यह कि इंडिया ब्लॉक के दो अहम सहयोगियों को आखिरकार एक दूसरे पर इस तरह से हमला करने की जरूरत क्यों पड़ गई। एक वो समय था जब दिल्ली की सत्ता पर कांग्रेस का ही कब्जा हुआ करता था, लेकिन 2013 में आम आदमी पार्टी की दिल्ली की राजनीति में एंट्री के बाद चुनाव दर चुनाव कांग्रेस अपनी जमीन गंवाती चली गई है। आपको बताते हैं कि किस तरह से मुस्लिम वोट बैंक, अगर उसकी बात करें तो वो कांग्रेस से छिटक कर आम आदमी पार्टी के पास चला गया। 2013 के विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। दिल्ली की 70 में से 11 विधानसभा सीटें मुस्लिम बहुल मानी जाती है और 2013 की अगर बात करें तो यहाँ पर इन 11 में से आम आदमी पार्टी को केवल एक ही सीट हासिल हुई थी, जबकि बीजेपी को 3 सीटें मिली थी और कांग्रेस के खाते में 6 सीटें गई थी। इसके बाद जो अगला चुनाव हुआ था विधानसभा का, वो 2015 का हुआ था और इन 11 में से आम आदमी पार्टी को 10 सीटें यानी करीब करीब सारी सीटें आम आदमी पार्टी को मिल गई थी। बीजेपी के खाते में केवल 1 सीट गई और कांग्रेस के खाते में कोई सीट नहीं आई, यानी कांग्रेस की सारा का सारा जो वोट था, मुस्लिम वोट, वो आम आदमी पार्टी की ओर चला गया। उसके बाद जो 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ, इसमें वैसे आपकी 1 सीट घट गई, 9 सीटें उसे 11 में से मिली। बीजेपी को यहाँ 2 सीटों पर जीत मिली, लेकिन इस बार भी कांग्रेस कोई सीट यहाँ पर नहीं जीत पाई। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो 2013 में आपको इन 11 सीटों पर 21% वोट ही मिले थे। बीजेपी को 28 और कांग्रेस पार्टी के खाते में 35% वोट गए थे। जबकि उसका अगला विधानसभा चुनाव जब हुआ 2015 में, तो आम आदमी पार्टी का वोट करीब करीब 2 गुना हो गया, 52%। बीजेपी को 29%, यानी बीजेपी कमोबेश वहीं रही और कांग्रेस का वोट ज़बरदस्त तरीके से घटा, केवल 17% पर आ गया। 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी का जो वोट प्रतिशत था ये बढ़ा, 57% हो गया। बीजेपी का ये मामूली बढ़ा, 33 हो गया, लेकिन कांग्रेस घटकर 10% से भी नीचे केवल 6% पर रह गई। अब आपको बताते हैं कि 2020 के चुनाव में इन मुस्लिम सीटों पर हार जीत का अंतर क्या था। आम आदमी पार्टी ने 7 सीटें जो यहाँ पर थी, मुस्लिम बहुल 11 में से 7 सीटें, ये 20% से भी अधिक के अंतर से जीती थी, यानी ज़बरदस्त जीत यहाँ पर आम आदमी पार्टी को हासिल हुई थी। और 2 सीटें जो थी वो 10% से भी अधिक के अंतर से जीती थी, तो ये अंतर था। और 5% से अधिक जो सीट थी बीजेपी की भी मिली थी, 1, और बीजेपी ने 1 सीट 15% से ज़्यादा के अंतर से और 1 सीट 5% के अंतर से यहाँ पर जीती थी। अब कांग्रेस का पूरा फोकस ये है कि जो ज़मीन चली गई है पैरों के नीचे से दिल्ली में, इसको वापस लाया जाए, और इसके लिए कांग्रेस नेतृत्व एक खास रणनीति पर काम कर रहा है। कांग्रेस ने इस बार आम आदमी पार्टी से भी ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी अभी तक सारे 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। उसने 70 में से 5 उम्मीदवार मुस्लिम उतारे हैं, यानी केवल 7%। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अभी तक 47 उम्मीदवारों का ऐलान किया है 70 में से। इन 47 में से 6 उम्मीदवार मुस्लिम उम्मीदवार हैं, यानी एक बड़ा आंकड़ा दिल्ली में कांग्रेस का है। ज़्यादा मुसलमान कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी की तुलना में उतारे हैं, यानी करीब 13% जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, इन 47 में से 6 वो मुस्लिम कैंडिडेट हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के सामने मजबूत उम्मीदवार देने की भी कोशिश की है, यानी जब आमने सामने की टक्कर हो तो ये केवल एक सांकेतिक लड़ाई ना हो, बल्कि सीट जीतने की कोशिश है। आपको बताते हैं सीट बाय सीट मुस्लिम मतदाता किसके साथ। चांदनी चौक की अगर हम बात करते हैं, इनमें आपको यहाँ बताना ज़रूरी कि बीजेपी ने अभी तक अपना एक भी कैंडिडेट किसी भी सीट के लिए घोषित नहीं किया है। चांदनी चौक की बात कर लीजिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के पुनर्दीप सिंह साहनी हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के मुदित अग्रवाल को चुनाव मैदान में उतारा गया। मटिया महल सीट भी एक ऐसी है जो कि मुस्लिम बहुल सीट है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की ओर से शोएब इकबाल हैं, तो कांग्रेस पार्टी की ओर से असीम अहमद खान को उतारा गया है। बल्ली मारान की बात कर लेते हैं। बल्ली मारान में इमरान हुसैन को आम आदमी पार्टी ने खड़ा किया है, तो हारून यूसुफ कांग्रेस की ओर से खड़े किए गए। सीमापुरी की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने वीर सिंह ढिंगान को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि राजेश लिलोथिया को कांग्रेस पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। सीलमपुर भी एक ऐसी सीट है जो उन 11 मुस्लिम बहुल सीटों में मानी जाती है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने चौधरी जुबैर अहमद को चुनाव मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस की ओर से अब्दुल रहमान उतारे गए। बाबरपुर की बात कर लेते हैं। यहाँ से गोपाल राय जो कि
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, उन्हें फिर से टिकट दिया गया है। उनके मुकाबले में कांग्रेस ने हाजी इशराक खान को खड़ा कर दिया है। मुस्तफ़ाबाद की अगर बात करें तो आदिल अहमद खान, इन्हें आम आदमी पार्टी ने अपनी ओर से चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से अली मेहंदी को चुनाव मैदान में उतारा गया है। यानी साफ है कि मुस्लिम मतदाताओं पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की नज़रें हैं। अब देखना यह होगा कि इस बार वो किसको वोट करते हैं और क्या इस बार कांग्रेस इसमें सेंधमारी कर पाती है या नहीं कर पाती है, और क्या आम आदमी पार्टी को परेशान कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मनोज मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही अमिताभ तिवारी जी हैं, चुनाव विश्लेषक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। शुरुआत अमिताभ जी आपसे करूंगा। ये जो हमने मुस्लिम मतदाताओं की बात की है, जो मुस्लिम बहुल सीटें दिल्ली में 11 सीटें मानी जाती हैं, और जब सीट बाय सीट टक्कर होती है तो हम देख रहे हैं कि इस बार कांग्रेस हथियार डालने के मूड में नहीं है। ना तो गठबंधन हुआ आप और कांग्रेस का, और बल्कि जो सीटों की भी अगर हम बात करें तो मजबूत मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं। यानी कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि जो मुस्लिम वोट छिटक गया था वो वापस लाया जाए। हाँ, इस बार कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि कहीं ना कहीं अपना खाता जो है वो खोला जाए दिल्ली के चुनाव में, क्योंकि 2 बार से वो अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। 2008 के चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी दिल्ली में जीती थी तो उसको 64% मुस्लिम समाज का सपोर्ट मिला था। वो घट करके 2020 में सिर्फ 13% रह गया है, और 83% आम आदमी पार्टी के साथ मुस्लिम समाज मूव कर चुका है। 2013 में जब एक हंग असेंबली सिचुएशन हुई थी तो उस वक्त भी जैसा आपने दिखाया, जो 8 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी उसमें से 6 तो मुस्लिम बहुल विधानसभाओं से ही आई थी। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाता जो है वो उसको आप कह सकते हैं कि एक एंटी बीजेपी वोटर की तरह माना जाता है आज की डेट में। और अगर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे इम्प्रूव करना है तो जैसे लोकसभा में 2024 में, तो मुस्लिम समाज, दलित समाज और लोअर ओबीसीज, उस पे उनका फोकस है। अब क्योंकि भाजपा और कांग्रेस में पहले हिस्टोरिकली बैटल हुआ करता था, तो भाजपा के पास एंटी कांग्रेस वोट है, जो आज के डेट में आप कह सकते हैं कि एंटी आप हो गया है। और एंटी बीजेपी वोट जो कांग्रेस के पास हुआ करता था वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो अगर कांग्रेस पार्टी को इम्प्रूव करना है अपना पोजीशन, तो भाजपा के वोट बैंक में सेंध मारने से तो वो होगा नहीं, क्योंकि उसके पास ट्रेडिशनल एंटी कांग्रेस वोट ही पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो उसको आम आदमी पार्टी को ही नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। और ये 11 सीटें जो हैं, इस पर कांग्रेस पार्टी का फोकस रहेगा। उसने नई दिल्ली विधानसभा से भी संदीप दीक्षित जी को खड़ा कर दिया है। तो कांग्रेस पार्टी जो अपना वोट बैंक कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को हारी है इन पिछले 10-11 सालों में, उसको रिकवर करने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की। क्योंकि उसके बिना जो है उसकी जो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट जो है उसके पोजीशन में नहीं हो सकती। जी मनोज जी, आपको लाना चाहूँगा इस चर्चा में। आपसे समझना चाहेंगे कि क्या वाकई आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की चुनौती को गंभीरता से लेना चाहिए? क्या कांग्रेस वाकई जमीन पर दोबारा मजबूत होती दिखाई दे रही है? नहीं, अभी तुरंत कहना तो मुश्किल है। आपकी जानकारी में होगा जो आंकड़े आपने दिखाए हैं उसमें थोड़ा सा संशोधित हम लोगों का। जैसे 2006 में जब डिलिमिटेशन हुआ था दिल्ली को, और तब हम 12% मुस्लिम मान रहे थे दिल्ली में, जो अब 15%, उससे पहले 2006 से पहले 12%, अब वो 15% से ज्यादा हो गया है। और जो आप 11 सीटें कह रहे हैं मुस्लिम बहुल, वो हम मान के चलते हैं कि 20% से ज्यादा वोट वाली सीटें की संख्या जी 17-18 हो गई है। जो स्थिति है उसमें अभी अचानक ये कह देना कि जो वोटर है वो भाजपा के खिलाफ वोट करने के लिए वो कांग्रेस को वोट करेगा, मुस्लिम वोटर, ये जल्दीबाजी होगी। क्योंकि ये सिचुएशन लगातार 2 चुनाव में बना, और 2020 में चूंकि कांग्रेस के वोट एकदम लोएस्ट पे आ गए, 4.5%, 5%, तो उसके बाद लोकसभा के परिणाम को हम विधानसभा में रिपीट करेंगे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन आप खुद ही बड़े पत्रकार और सक्रिय पत्रकार हैं, आपको आइडिया है कि जेल जाने और शराब आबकारी घोटाले में अरविंद केजरीवाल का नाम आने, उनके कई साथियों समेत उनको खुद जेल जाने के बाद
जो उनके अपने साख पे जो सवाल उठे हैं उससे वो घबराए हुए हैं। और उसमें ऐसा लगता है, या जो अल्पसंख्यक वोटर है उनको ये विश्वास उनको दिलाना थोड़ा सा कठिन इस बार होगा कि हम ही भाजपा का विकल्प हैं। जी। अगर आप मटोगे तो भाजपा आ जाएगी, ये उनको बताना या समझाना। वैसे वो लगे हुए हैं, जेल से जिस दिन बाहर से आए उस दिन लगातार, और पहले की जो रेवड़ियां हम लोग कहते थे उसमें और उन्होंने बढ़ोतरी की है, और लगातार बढ़ोतरी किए जा रहे हैं उसमें। उसमें तमाम तरह के विवाद भी, तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। जी। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है। हाँ, कांग्रेस ने इस बार जरूर अच्छी रणनीति बनाई है। जैसे जो उसके प्रभारी हैं, वो अब वहाँ उत्तराखंड के एमएलए हैं काजी निजामुद्दीन। दूसरा जो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है उसमें सह संयोजक हैं सहारनपुर के सांसद। हम्म। अब और इसलिए, और टिकट बंटवारे में भी इन्होंने बड़े बड़े नाम ढूंढे हैं। जी। कांग्रेस को ये लगता है कि इस चुनाव में अगर हमने कुछ बेहतर नहीं किया तो फिर कांग्रेस का नाम लेवा दिल्ली में नहीं बचेगा। जी। लोकसभा चुनाव से इसकी तुलना हम न पहले करते थे न अब करते हैं। ये यूनिक है इस मामले में। दिल्ली यूनिक है कि दिल्ली में लोकसभा में अलग तरह से वोटिंग होती है और विधानसभा से, और ये बिल्कुल, कई बार ये रिपीट हो रहा पहली है। है जो वाकई बीजेपी अभी तक समझ नहीं पाई है, क्योंकि इतने साल से वो सत्ता से बाहर है। लोकसभा का चुनाव जीत जाती है, नगर निगम के चुनाव भी अभी तक जीतती आई थी, लेकिन विधानसभा का चुनाव आते ही हार जाती है। अमिताभ जी, आपको लाना चाहूँगा, आपसे समझूंगा कि क्या ये रणनीति कामयाब होती जो अन्य राज्यों में हमने देखा कि जब इस तरह से कोई बात हो मुस्लिम मतदाताओं की या मुस्लिम मुद्दों की, तो काउंटर पोलराइजेशन की कोशिश बीजेपी की होती है। लेकिन दिल्ली छोटा राज्य है, छोटी छोटी विधानसभा सीटें हैं, क्या यहाँ पर यह रणनीति कामयाब हो सकती है बीजेपी की? देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर मुस्लिम समाज की आबादी उतनी अधिक नहीं है जैसी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल या आसाम में हो। तो बहुत ज्यादा ध्रुवीकरण यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। प्लस जो मुस्लिम समाज से इन्फ्लुएंस सीट्स हैं वो सिर्फ 11 हैं जो आप बता रहे हैं। तो यहाँ पर उस तरह का ध्रुवीकरण मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ देखिए 3 लेवल्स की बैटल है। एक तो धर्म की है जो आप कह रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख। दूसरा जातियों की है, और तीसरा सोशो इकोनॉमिक क्लास की है। यहाँ पर इन सब का काफी कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है, क्योंकि दिल्ली एक 100% मतलब लार्जली अर्बन अर्बन सेंटर है। यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक क्लास, यानी इसीलिए हम देख रहे हैं कि बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स के ऊपर जी। दोनों ही भाजपा और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का फोकस यहाँ पर रहने वाला है। तो ध्रुवीकरण लगता है मुश्किल रहेगा, लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी भी एक सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रही है। उसको भी ये लग रहा है कि ध्रुवीकरण अगर होता है तो जो थोड़ा बहुत भी उसका चांस है नुकसान करने का, बिल्कुल अमिताभ जी, उसको हम रोकूंगा, आपको समय की थोड़ी स्कीम्स कमी है। या मनोज जी, बेनिफिट संक्षेप में आपसे यही बात जो अमिताभ जी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स अब कर रहे हैं, बीजेपी उन्हें चुनावी हिंदू बोल रही है, क्या आपको लगता है कि इससे कहीं मुस्लिम मतदाता छिटक तो नहीं जाएंगे आम आदमी पार्टी के पाले से? निश्चित निश्चित मुझे लग रहा है इसी बात को भाजपा भुनाएगी, और भाजपा का इसमें लाभ है कि मुस्लिम वोटर उनसे छिटके। और वो इसी को असल में, ये आज तक तो अपनी पीठ पर भाजपा को लाते रहे हैं, लेकिन इस धार्मिक कार्ड पर अरविंद केजरीवाल फंसते जा रहे हैं। और मुझे लग रहा है ये जितना धार्मिक कार्ड वो चलाएंगे उतना भाजपा को लाभ होगा, और कांग्रेस को आसानी होगी कि उनको वो जो अल्पसंख्यक वोट है उन्हें अपने पक्ष में करने में। और केवल अल्पसंख्यक नहीं होंगे, तब वो 12 में से 2 तो मुस्लिम बहुल सीटों में ही रिजर्व सीट हैं, सीमापुरी और पटेल नगर, लेकिन बाकी जो 10 सीटें हैं उस पे फिर ये मुश्किल में पड़ेंगे। जी। तीसरा जो सबसे बड़ा वोटिंग कार्ड है वो जिसको हम लोग पूर्वांचल के प्रवासी कहते हैं, जो असली वोटर अब पहले कांग्रेस का था और अब बन गया है वो आम आदमी पार्टी। तो ये तमाम तरह के इक्वेशन बिगड़ने लगेंगे अगर अरविंद केजरीवाल इस बार अगर अपनी रणनीति अच्छा आक्रामक बनाने के बजाय वो अगर हिंदुत्व की पीठ पर खेलने लेंगे, क्योंकि भाजपा और नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को हिंदुत्व के मुद्दे पर कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, देश में कहीं भी नहीं। जी, आप शुक्रिया। जी जी, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी समय की कमी है। मनोज जी, शुक्रिया आपका। अमिताभ जी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक ले रहे हैं हम, और ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। कुछ और बताएंगे दिल्ली में क्या हलचल चल रही, चिट्ठियों की जंग भी यहाँ पर चल रही है, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं।
दिल्ली के चुनावी दंगल में पिछले 2 दिनों से सियासी चिट्ठियां उड़ रही हैं। एक चिट्ठी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लिखी, तो उसकी जवाबी चिट्ठी लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा डाकघर पहुंच गए और केजरीवाल को नए साल में 5 संकल्प लेने की नसीहत दे डाली। चिट्ठियों की इस जंग में एक चिट्ठी दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी की भी है, जो उन्होंने एलजी को लिखी। इसमें उन्होंने कुछ मंदिरों और बौद्ध धर्म स्थलों को तोड़ने का आदेश देने का आरोप लगाया। हालांकि आतिशी के आरोप को उपराज्यपाल ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया और केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर कई सवाल पूछे हैं। केजरीवाल ने पूछा है कि क्या संघ बीजेपी के पूर्व में किए गए गलत कामों को सपोर्ट करता है? बीजेपी नेता पैसा बांट रहे हैं, क्या वोट खरीदने पर संघ का समर्थन है? वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर दलित और पूर्वांचलियों के नाम काटे जा रहे हैं। क्या आरएसएस के मुताबिक वोटर्स के नाम कटवाना लोकतंत्र के लिए सही है? क्या आरएसएस को नहीं लगता कि बीजेपी लोकतंत्र को कमजोर कर रही है? केजरीवाल की इस चिट्ठी पर सवाल उठाते हुए बीजेपी ने कहा कि संघ को लिखिए नहीं, बल्कि संघ से सीखिए। मीडिया में बने रहने की छटपटाहट और बौखलाहट में वो ये भी नहीं ध्यान रखते जो सरकारी आदेश के द्वारा मुफ्त में दारू बिकवाते हैं, मतलब एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री देने वाले आज कह रहे हैं कि ये बांटा जा रहा वो बांटा जा रहा। मुझे लगता है ये केवल मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के अलावा और कुछ नहीं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, संघ को लिखिए नहीं, संघ से सीखिए। झुग्गी झोपड़ी और दलित बस्तियों में काम करने वाला भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है सेवा भारती, जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। तो सेवा का भाव सीखिए, सियासत की चाल छोड़िए। और एक चिट्ठी दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी केजरीवाल को लिखी। इसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी के मुखिया से नए साल पर 5 संकल्प लेने को कहा। उन्होंने आरएसएस प्रमुख को चिट्ठी लिखने को लेकर भी केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। केजरीवाल ने मोहन भागवत को खत लिखा कि वो बीजेपी जो है वो वोट खरीदने की कोशिश कर रही है, जेन्युइन वोटर्स का नाम कटवाने की कोशिश कर रही है। इस पर क्या कहेंगे? मैं अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज नए वर्ष पे मैंने आपको 5 संकल्प दिए थे। उसका पहला मूल यही था कि आप झूठ बोलना बंद करें। लेकिन अरविंद केजरीवाल, मुझे लगता है कि ये वो दुम हैं जो सुधरेंगे नहीं। उस पत्र को पढ़ने के बाद भी उनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी कि माननीय सरसंघ चालक जी का नाम भी अपनी ले। उनकी औकात नहीं है। माननीय सरसंघ चालक जी आज इस पद पर हैं तो अपने तप, त्याग और तपस्या से हैं। मैं अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछता हूँ, अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या आपने माननीय सरसंघ चालक जी से पूछ के बसाए थे? आपने दिल्ली में शराब के जो ठेके खोले, किससे पूछ के खोले थे? आपने दिल्ली में महिलाओं बुजुर्गों को धोखा देने का क्या किया? पंजाब की माताओं बहनों को धोखा देने का काम किया, किससे पूछ के किया था? आप मूलतः अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी और धूर्त हैं, मक्कार हैं और झूठ बोलते हैं। इसलिए विषय को डाइवर्ट करने के लिए आप माननीय सरसंघ चालक जी का नाम लें। इसलिए मैं कह रहा हूँ उनकी औकात नहीं है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कुछ मंदिरों और बौद्ध धर्मस्थलों को तोड़ने की तैयारी का दावा करते हुए कल एलजी को चिट्ठी लिखी और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीखा हमला बोला। आतिशी ने कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार दिल्ली में कई मंदिर और बौद्ध धर्म के मंदिरों को तोड़ने की योजना बना रही है। आतिशी के इन आरोपों पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने पलटवार किया और कहा कि अपनी हर गलती का ठीकरा एलजी पर फोड़ने की आपकी आदत है। दिल्ली में एक रिलीजियस कमेटी होती है जो मंदिरों की अगर कहीं पे शिफ्टिंग होनी है, अगर किसी भी धार्मिक स्थल का डेमोलिशन होना है, ये सारे डिसीजंस रिलीजियस कमेटी लेती है। ये रिलीजियस कमेटी दिल्ली सरकार के होम मिनिस्टर के अधीन आती थी। अब जो रिलीजियस कमेटी है वो सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधीन आती है। वो जो झूठ बोल रही हैं कि दिल्ली में मंदिर तोड़ने की साजिश की जा रही है। मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना, आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि दिल्ली सरकार की रिलीजियस कमेटी, जिसके अध्यक्ष दिल्ली के गृह मंत्री खुद होते हैं और मुख्यमंत्री उसकी सिफारिश करते हैं, और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि दिल्ली में रिलीजियस कमेटी ने क्या निर्णय लेने होते हैं। लेकिन आप अपनी संवैधानिक ड्यूटी से भाग रही हैं। आप सीधा सीधा माननीय उपराज्यपाल पर आरोप लगा रही है, जो आम आदमी पार्टी का चरित्र है कि हर दोष के लिए आप माननीय उपराज्यपाल पर दोष लगाएं। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।